फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जिस पर अमूमन कोई जल्दी सेशन लेता नहीं है। लेकिन रिसेंटली ही मैंने एक केस असाइनमेंट का हैंडल किया और उसमें उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। राइट, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। राइट, सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी के इस टेक्निकल सेशन में। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर इसे सही तरीके से समझा नहीं जाता। और वो विषय है इंश्योरेंस पॉलिसी असाइनमेंट, प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। अक्सर एडवाइजर्स को लगता है कि हमारा काम सिर्फ पॉलिसी सेल करना है और प्रीमियम कलेक्ट करना है, लेकिन असली प्रोफेशनल एडवाइजर वही होता है दोस्तों, जो क्लेम और मैच्योरिटी के समय भी क्लाइंट को सही गाइडेंस दे सके, सर्विसिंग में सही गाइडेंस दे सके। और असाइनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी कभी जाने अनजाने हमारे क्लाइंट्स को बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी तो उसके हाथ से क्लेम भी निकल जाता है। और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ क्लाइंट अकेला नहीं होता दोस्तों, इन सब के लिए जिम्मेदार हर वो एजेंट है जिसने उसे पॉलिसी बेची है और सही तरीके से गाइड नहीं किया है। राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी। और आप ही की तरह मैं भी एक एडवाइजर हूँ। 2013 में मैंने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। राइट, तो 13 साल में 500 से अधिक परिवारों को मुझे मेरी सेवा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पिछले 4 वर्षों से मैं इस ट्रेनिंग के फील्ड में भी हूँ। सो इस कोचिंग फील्ड में भी अभी तक मोर देन 5000 एडवाइजर्स में कनेक्ट कर चुकी हूँ। करंटली फाइनेंशियल डॉक्टर जैसा 1 ईयर सिलेबस भी मेरा चल रहा है, जिसमें मोर देन 60 एडवाइजर्स जुड़े हुए हैं अभी तक। यदि आपने आज की मीटिंग की लिंक अपने साथियों के साथ शेयर ना की हो ना, तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली किसी ट्रेनर या कोई कोच आपको जल्दी सिखाता नहीं है। राइट, ये वो एक्सपीरियंस है जो आपको आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी हमारा जो पाला है, या ऐसा भी बोल सकते हैं, कभी ना कभी हम HNI क्लाइंट्स को भी फेस करेंगे। और जनरली HNI क्लाइंट्स क्या करते हैं, पॉलिसी असाइन करते हैं। राइट, और पॉलिसी असाइन करके जब रीअसाइन नहीं की जाती तो पहले तो पता ही नहीं होता कि असाइन कैसे की जाती है, फिर रीअसाइनमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार के असाइनमेंट होते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको कुछ ना कुछ नई नई वैल्यूज आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मिलेगा। क्योंकि देखो, एक एजेंट जो एडवाइजर है, जो फील्ड में रहता है, वही आपको प्रैक्टिकल सिखा सकता है। राइट, दूसरे अपने अनुभव से तो सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। राइट, कस्टमर से डील करना बहुत जरूरी है। सो अगेन, सिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपना भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। मुझे अब तक जितना नॉलेज मिला है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि जब आप उन केसेस को हैंडल करें तो वो आपके लिए नया ना हो। राइट, तो पूरा सेशन नोटबुक पेन लेकर के बैठिएगा। राइट, है ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि हर एडवाइजर सिर्फ वो नहीं होता जो पॉलिसी बेचता है, प्रीमियम कलेक्ट करना है, सर्विसिंग, क्लेम, मैच्योरिटी, है ना, गाइडेंस, ये सभी हमारा रोल है, हमारे कर्तव्य हैं जो हमारे क्लाइंट के प्रति हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लेम में डिले हो जाता है, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता, बैंक और फैमिली के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, और इन सब की जड़ होती है दोस्तों असाइनमेंट और नॉमिनेशन की गलत समझ। राइट, सो आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है, क्या क्या हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे दोस्तों। Rising Advisors Academy presents
a basic course for LIC advisors. Learn products, pitching, underwriting, and more. Master prospecting and policy servicing. Special offer only $4,999. Get a free Shine Tab calculator. Enroll now. Call 98790-54796. So आज हम सीखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारे सेशन का है कि असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं, राइट, असाइनमेंट का प्रोसेसिंग कैसे होता है, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि केस स्टडी, राइट, क्या केस स्टडी इसमें रहेगी। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पे 4 केस स्टडीज भी रखी हुई है जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो या समझने की कोशिश करोगे। सो क्यों ये टॉपिक मैटर करते हैं? ये टॉपिक इसीलिए मैटर करते हैं दोस्तों ताकि हम मिस्टेक अवॉइड कर सकें, क्योंकि हमारा मिस हैंडलिंग असाइनमेंट केस का हमारे क्लाइंट की क्लेम में डिस्प्यूट लेकर के आ सकता है। अगर हम सही तरीके से गाइडेंस देंगे हमारे कस्टमर को तो वो हमारे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है, और टेक्निकली ये अच्छी बात है एडवाइजर के लिए कि आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको रेफरल्स भी देगा, आपके कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में वो आपको शामिल भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लॉन्ग टर्म क्रेडिटेबिलिटी। यदि डीप टेक्निकल नॉलेज आपके पास है तो ये आपको बाकी के फाइनेंशियल एडवाइजर से अलग रखते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पॉलिसी असाइनमेंट। पॉलिसी असाइनमेंट है क्या? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये पॉलिसी के राइट्स का, टाइटल का, इंटरेस्ट का ट्रांसफर है किसी और व्यक्ति को या किसी और इंस्टीट्यूशन को, है ना। A policy assignment is the legal transfer of all rights, title and interest in a life insurance policy फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करना। और इसके तहत जो सेक्शन लगता है दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस एक्ट जो है उसका सेक्शन 38 लगता है। अब किसी भी पॉलिसी को जब असाइनमेंट होता है ना तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक असाइनर होता है और दूसरा होता है असाइनी। आप लोग मुझे ठीक से सुन तो पा रहे हैं ना? आर यू गेटिंग मी? आर यू कनेक्टिंग विथ मी? कैन यू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स? आज ये मैं बोलना भूल गई, राइट। सो यस, तो 2 लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, एक होता है असाइनर और दूसरा होता है असाइनी, राइट। असाइनर कौन है? असाइनर एक पॉलिसी होल्डर है जो राइट को ट्रांसफर करता है, जिसके नाम पर पॉलिसी थी और जिसने अपना हक, राइट है, ट्रांसफर किया। अब जिस व्यक्ति या जिस इंस्टीट्यूशन को ये राइट ट्रांसफर किए गए उसे असाइनी बोला जाता है। द पर्सन और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग द राइट्स इज कॉल्ड असाइनी, राइट। तो असाइनमेंट की प्रोसेस क्या है? असाइनमेंट की प्रोसेस है अपने हक को, राइट को किसी और को ट्रांसफर करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोई बैंक हो सकती है, राइट। तो इसमें 2 लोग हैं, असाइनर और असाइनी। जो ट्रांसफर करता है, जो अपने राइट्स किसी और को देता है उसको असाइनर बोलते हैं, और जिसके नाम पर राइट्स ट्रांसफर होते हैं असाइनी होती है। अब क्वेश्चन एक आता है दोस्तों कि क्या एक बच्चे की पॉलिसी को असाइन किया जा सकता है? क्या बोलते हो आप लोग? कैन यू कमेंट? क्या किसी बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी ली गई है तो उस पॉलिसी को असाइनमेंट किया जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन। कई बार हम क्लाइंट्स को वादा करके आ जाते हैं ना, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो। बट एक प्रश्न का जवाब सिर्फ कि क्या पॉलिसी जो बच्चे के नाम पे ली गई है उसका असाइनमेंट हो सकता है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में? ऐसी पॉलिसी का असाइनमेंट होता है? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग आफ्टर एज 18 बोल रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट
हाउ विल यू अंडरस्टैंड द टॉपिक? अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो टॉपिक को कैसे समझेंगे? इसका सही जवाब है दोस्तों कि आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो उस पॉलिसी का असाइनमेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉलिसी का असाइनमेंट करना एक लीगल प्रोसीजर है, और किसी भी लीगल प्रोसीजर के लिए आप बालिग होने चाहिए, आप मेजर होने चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो इस बात को आप हमेशा गांठ बांध के रख दीजिए कि कभी भी पॉलिसी के असाइनमेंट में आपकी उम्र 18 ईयर की अबव होगी तो ही आप उसका असाइनमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी किसी बड़े क्लाइंट को, एचएनआई क्लाइंट को, ज्यादा प्रीमियम वाले क्लाइंट को डील करते हो और वो बोलता है कि मुझे इस पे इन फ्यूचर बैंक से लोन लेना है, तो कभी भी उसके घर में माइनर के नाम पे पॉलिसी देने की गलती मत कीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं इस बात को? कभी आपने डीपली सोचा नहीं होगा फ्रेंड्स, बट एलआईसी पॉलिसी सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देती। एलआईसी पॉलिसी के बहुत सारे पर्पस है, आप गिन नहीं सकते। ये डेप्थ फंड है, लेकिन इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है जिसके पास पैसा है कि उसको बिजनेस कैसे करना है, राइट? तो हमेशा इस चीज को गांठ बांध के रखिएगा कि जब भी असाइनर की एज 18 ईयर अबव होगी तो ही वो पॉलिसी असाइन हो सकती है, अदरवाइज वो असाइन नहीं होगी। सो सिंपल इलस्ट्रेशन समझते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर राज जो है वो एक पॉलिसी होल्डर है। ओरिजिनली उनके पास पॉलिसी के सारे राइट्स हैं। अब मिस्टर राज क्या करते हैं, ही फॉर्मली असाइन द पॉलिसी टू हिज वाइफ थ्रू अ साइन डीड सबमिटेड टू इंश्योरर। वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि मैंने मेरी पॉलिसी मेरी वाइफ के नाम पे असाइनमेंट कर दी। स्टेप 3 क्या होगा, मिस्टर राज इसकी जो वाइफ है, अब वो इस पॉलिसी की असाइनमेंट के बाद न्यू ओनर बन जाती है, यानी जो भी मैच्योरिटी या क्लेम बेनिफिट्स आने वाले हैं अब वो किसको मिलेंगे, मिसेस राज को मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिस्टर राज एक पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने अपनी पॉलिसी को असाइन कर दिया अपनी वाइफ के नाम पे। आप सभी ने एमडब्ल्यूपी एक्ट सुना होगा। एमडब्ल्यूपी एक्ट सुना है? एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी में बच्चों के पास राइट होता है। अब आप बोलोगे उसकी वाइफ तो नॉमिनी होगी ही पॉलिसी में, बट हो सकता है मिस्टर राज पे लायबिलिटी हो, कोई क्रेडिट केसेस चल रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसी के सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए अपनी वाइफ को। अब उस पॉलिसी पे किसी का हक नहीं है, सिर्फ उनकी वाइफ का हक है, वही उसे उसकी मैच्योरिटी या जो भी क्लेम है वो ले सकती है। तो ये क्या है, ये एक क्रेडिटर से प्रोटेक्शन भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है, ये क्रेडिटर से। तो ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन था कि कैसे, किस प्रकार से ये वर्क हुआ, है ना? अब द थ्री प्लेयर्स, इसमें 3 प्लेयर्स हैं असाइनमेंट में। सबसे पहला असाइनर जिसके पास पॉलिसी थी, ठीक है, जिसने वॉलंटरली पॉलिसी ट्रांसफर कर दी, टाइटल और इंटरेस्ट जो भी है पॉलिसी का वो ट्रांसफर कर दिया किसको, असाइनी। असाइनी कौन है, जिसके नाम पर ये ट्रांसफर हुआ। अब ये कोई पर्सन, फैमिली मेंबर भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा इसमें जो की पार्टी है वो है इंश्योरेंस। आपने पॉलिसी के राइट्स तो किसी को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब तक आपने उसे ब्रांच में इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के सबमिट नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, तब तक वो राइट्स ट्रांसफर नहीं होते फ्रेंड्स, राइट? तो जब भी इसकी प्रोसेस करते हैं तो जो भी डीड वगैरह बनाते हैं उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो इंश्योरर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, अदरवाइज इस प्रोसेस को वैलिड नहीं गिना जाता। तो असाइनमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 पार्टीज होती हैं, असाइनर, असाइनी और तीसरी इंश्योरेंस कंपनी, जो ऑफिशियली इस रिकॉर्ड को रखती है और जहां पे आपको असाइनमेंट का एंडोर्समेंट करवाना पड़ता है फ्रेंड्स, राइट?
अब कई सारे लोग समझते हैं कि असाइनमेंट नॉमिनेशन सेम होता है। दोस्तों, ये दो अलग अलग टर्म है। असाइनमेंट वर्सेस नॉमिनेशन, ये दो अलग अलग टर्म है जो लोगों को कंफ्यूज कर देती है ना। ये फंडामेंटली डिफरेंट है, दोनों के सेक्शन भी अलग है। नॉमिनेशन में सेक्शन 39 लगता है, असाइनमेंट में सेक्शन 38 लगता है, राइट। तो आइए फर्क समझते हैं, असाइनमेंट और नॉमिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर नेचर वाइज समझो तो असाइनमेंट ये ओनरशिप ट्रांसफर करता है, जबकि नॉमिनेशन ये क्लेम रिसीवर लेके आता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने पॉलिसी का असाइनमेंट कर दिया, राइट। तो आपके जीते जी भी मैच्योरिटी उसी को मिलेगी। आपके जीते जाने के बाद, ईश्वर न करे, जो क्लेम अमाउंट है वो उसी व्यक्ति को मिलेगा। जबकि यहाँ पे हमारे नॉमिनेशन में क्या होगा, सिर्फ डेथ क्लेम जो है वो नॉमिनी को मिलेगा, बाकी मैच्योरिटी नहीं मिलने वाली, राइट। मैच्योरिटी पे सिर्फ पॉलिसी होल्डर का ही हक रहेगा। लीगल इफेक्ट क्या आती है, ये फुल राइट ट्रांसफर होता है असाइनमेंट में। वेर एज नॉमिनेशन में क्या होगा, नॉमिनेशन में ओनरशिप कभी भी चेंज नहीं होती, राइट। एक दिन नॉमिनेशन पे भी बहुत अच्छा टॉपिक ले सकते हैं। इंश्योरर एंडोर्समेंट बहुत जरूरी है असाइनमेंट के लिए, राइट। नॉमिनेशन के लिए ये जरूरी नहीं है, करवाना चाहिए नॉमिनेशन, लेकिन हर बार आप एंडोर्समेंट, क्योंकि आपको पता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मान लो आपने किसी को भी अपनी पॉलिसी में नॉमिनी रखा है, आपने किसी को भी पॉलिसी में नॉमिनी रखा है, तो जरूरी नहीं है पैसा उसी को मिले। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? एनीबडी? क्या आपको ये बात पता है, भले आपके पॉलिसी में नॉमिनी, समझो मैंने मेरी पॉलिसी में नॉमिनी मेरे भाई को रख दिया, तो क्या मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड उस पर क्लेम नहीं कर सकते? लीगल है, एग्जैक्टली मोहम्मद जी, बिल्कुल राइट। लीगल है, चाहे तो वो केस कर सकता है। नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं कि जो नाम लिखा है उसी को पैसा मिले। अगर लीगल है केस करता है तो ये पैसा लीगल हेयर को मिलेगा, राइट। मान लो कोई हस्बैंड है, उसने नॉमिनी अपने भाई को रखा है, तो इन फ्यूचर उसकी वाइफ आती है तो उसकी वाइफ केस कर सकती है, क्योंकि उसकी लीगल हेयर वाइफ है। जो ब्रदर है वो नॉन बेनिफिशियरी नॉमिनी आता है। दो प्रकार के नॉमिनी होते हैं दोस्तों, बेनिफिशियरी नॉमिनी और नॉन बेनिफिशियरी नॉमिनी। माता पिता, स्पाउस, बच्चे, वो लीगल हेयर होते हैं, बेनिफिशियरी नॉमिनी होते हैं। उसके अलावा जो भी नॉमिनी है वो नॉन बेनिफिशियरी नॉमिनीज होते हैं, फ्रेंड्स, राइट। तो हमेशा ये बातें बहुत जरूरी हैं और ध्यान में भी रखिए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन नॉमिनेशन क्या होता है, तो असाइनमेंट जब भी आप करवाते हैं किसी भी पॉलिसी में, तो नॉमिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, जबकि नॉमिनी कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्सिटी, असाइनमेंट करने में फॉर्मल लीगल प्रोसेस होती है, आपको डीड बनानी पड़ती है या एफिडेविट करवाना पड़ता है। यहाँ पे नॉमिनेशन में सिंपल आपको पॉलिसी के साथ फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। की रूल हमेशा याद रखिए कि व्हेन अ पॉलिसी इज असाइंड, जो भी एग्जिस्टिंग नॉमिनी है वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाता है। ये बात हमेशा अपने क्लाइंट को समझा करके चलिएगा, राइट। कि जो भी आपकी पॉलिसी में आपसे नॉमिनी है, वो नॉमिनी हमेशा के लिए कैंसल हो गया। जब तक पॉलिसी रीअसाइन नहीं होती आप उसमें नॉमिनी नहीं डाल सकते, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट ओके? यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चलें? कैन यू कंफर्म प्लीज? जिनको भी क्वेश्चन है प्लीज अपने क्वेश्चंस लिख करके रखिएगा, सेशन के एंड में हम क्वेश्चन लेंगे, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है असाइनमेंट, और असाइनमेंट और नॉमिनेशन में क्या फर्क है। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ असाइनमेंट क्या है। दोस्तों हमारे एलआईसी में दो प्रकार के असाइनमेंट चलते हैं, एब्सोल्यूट असाइनमेंट और दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट। तीसरे टाइप का भी असाइनमेंट होता है, वो होता है कोलेटरल असाइनमेंट, राइट। अब ये कोलेटरल असाइनमेंट ही आप एब्सोल्यूट असाइनमेंट का पार्ट बना सकते हैं। मेनली हम दो असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। एब्सोल्यूट असाइनमेंट जिसमें कंप्लीट एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है ओनरशिप का। कंडीशनल असाइनमेंट जिसमें सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन होता है, जिसमें राइट्स रिवर्स आते हैं, इसको और डिटेल में सीखेंगे। और तीसरा कोलेटरल असाइनमेंट होता है जिसमें पॉलिसी जो है वो किसी लोन या क्रेडिट के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी यूज की जाती है, राइट। जो मोस्टली बैंक में हम लोन लेते हैं उसके समक्ष वो पॉलिसी रखी जाती है। कई बार आपको एसवी निकालने के लिए बोलेंगे आपके क्लाइंट्स, राइट। तो वो वन टाइप ऑफ कोलेटरल असाइनमेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट जो है ये मोस्ट कंप्लीट फॉर्म है असाइनमेंट का, जिसमें फुल्ली ओनरशिप जो है परमानेंटली ट्रांसफर की जाती है और कोई कंडीशंस इसमें अटैच नहीं होती। ये पूरा अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये बिजनेस सेटलमेंट्स के लिए, पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स के लिए यूटिलाइज होता है। फैमिली ट्रांसफर जैसे पेरेंट्स टू चाइल्ड, स्पाउस, है ना, इसके लिए यूज होता है। नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली इसमें कैंसल्ड हो जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे एब्सोल्यूट असाइनमेंट है, क्या ये रिवर्सिबल है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या एब्सोल्यूट ट्रांसफर असाइनमेंट जो है वो रिवर्सिबल है। यस, नो। बिल्कुल है दोस्तों। एब्सोल्यूट ट्रांसफर अगर असाइनी चाहे तो वो रिवर्स कर सकता है, रीअसाइन कर सकता है, उसका रीअसाइनमेंट होता है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको केस हैंडल करने में कभी कभी हेल्प करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो रीअसाइनमेंट होता है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट में भी रीअसाइनमेंट होता है। अगर असाइनी चाहे तो फिर से पॉलिसी की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट असाइनमेंट में जो भी असाइनी है वो पॉलिसी का ओनर बन गया है, राइट। कोई कंडीशन नहीं है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में जो असाइनी है पॉलिसी पे लोन भी ले सकता है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में जो ऑनर है वो नॉमिनेशन भी चेंज कर सकता है, किसी और को भी नॉमिनी बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट में मान लो अगर डेथ क्लेम आया, जो असाइनी है उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद राइट्स किसके पास चले जाएंगे। क्या वो वापस जाएंगे असाइनर को। नहीं। अब उस पॉलिसी पे हक होगा उसके लीगल हेयर्स का। किसका। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में पॉलिसी के ऊपर हक किसका आ जाता है, उस असाइनी के लीगल हेयर्स का। असाइनर का रोल खत्म हो जाता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट में, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। है ना। वो कुछ भी कर सकता है, पॉलिसी सरेंडर भी कर सकता है, पॉलिसी पे लोन भी ले सकता है, पॉलिसी में नॉमिनेशन चेंज भी कर सकता है। कौन। असाइनी। किसमें। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में, जिसमें असाइनर ने अपनी पॉलिसी की ओनरशिप पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। सो ये अनकंडीशनल है, ठीक है। और इसमें राइट्स वापस नहीं आते जब तक असाइनी खुद ना ट्रांसफर कर दे, राइट। सेकेंड टाइप का असाइनमेंट आता है, जैसे ये एग्जांपल समझते हैं। फादर ने पॉलिसी असाइन कर दी अपनी डॉटर को, राइट। बीच में इंश्योरेंस कंपनी को रिकॉर्ड दे दिया, पूरी असाइनमेंट की प्रोसेस करके असाइनमेंट का फॉर्म आता है, वो फिल करके डॉटर को इसे ट्रांसफर कर दिया। एक बार एब्सोल्यूट असाइनमेंट इंश्योरर के द्वारा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद अब डॉटर जो है उस पॉलिसी की कंप्लीट ओनरशिप रखेगी, राइट। The father has no further right or claim over the policy, not even to surrender. This is the example of absolute assignment. Second type का assignment आता है conditional assignment. कंडीशनल असाइनमेंट क्या है, यहाँ पे राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन।
एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उसके बाद ओनरशिप जो है ये ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर को रिवर्ट हो जाती है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप बैंक्स को असाइनमेंट करवा रहे हैं, राइट, तो वो रीअसाइनमेंट का प्रोसेस जरूर करवाइए आफ्टर लोन क्लोजर। नहीं तो क्या होगा, बहुत धक्के खाने पड़ सकते हैं, राइट। सो कॉमन यूज कंडीशनल असाइनमेंट का किसके लिए होता है? लोन सिक्योरिटी के लिए। पॉलिसी लेंडर के पास जब तक वो डेब्ट रीपे हो जाए लेंडर के पास असाइन रहती है, उसके बाद रीअसाइनमेंट करना पड़ता है। कंडीशन क्या होती है? राइट्स जो है ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएंगे जब सारी जो कंडीशंस है वो फुल फील्ड हो गई। यानी इस केस में क्या होता है? इस केस में फुल्ली राइट्स ट्रांसफर किए नहीं जाते। इस केस में राइट्स कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के बाद वापस आ जाते हैं ओनर के पास, यानी असाइनर के पास, राइट। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन ने होम लोन लिया, राइट। उस होम लोन के सामने उसने एलआईसी पॉलिसी जो है वो बैंक को असाइन कर दी, राइट। बोरोवर ने होम लोन पे कर दी, राइट, और उसके बाद बैंक ने पॉलिसी रिलीज कर दी। तो इस पॉलिसी रिलीज करने के लिए हमें रीअसाइनमेंट का प्रोसेस करना होता है, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं सर्विसिंग देते समय, राइट। तो जब भी किसी पार्टी का पॉलिसी असाइनमेंट करवा रहे हो बैंक को, तो हमेशा याद रखो कि रीअसाइनमेंट के लिए उसे अवेयर कर दो कि भाई साहब, जब तक आप ये रीअसाइन नहीं करवाओगे आपके पास पॉलिसी के राइट्स वापस नहीं आएंगे, राइट। लास्ट में आपके नॉमिनी को बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे, बैंक का एनओसी लेना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा, और फिर जाकर के क्लेम क्लियर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगर वर्क करेंगे तो आप भी परेशान हो सकते हैं और आपका क्लाइंट भी परेशान हो सकता है, राइट। तो ये पॉलिसी असाइनमेंट के लिए जो यहाँ पे असाइनमेंट किया जाता है। अब थर्ड जो है वो कोलेटरल असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। सो ये जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए रहता है लोन के। मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं वो लार्ज कॉमर्शियल लोन्स के लिए इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो बैंक की प्रायोरिटी क्या होती है? बैंक फर्स्ट राइट रखती है आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे। बाकी की अमाउंट्स जो है, जितना आपने लोन लिया उससे एक्सेस जो है पॉलिसी होल्डर या लीगल हेड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है मैच्योरिटी पे, राइट। ये कॉमन है किसमें? बिजनेस लोन्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट लाइंस में, राइट। अब ये असाइनमेंट की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो प्रकार के असाइनमेंट मेनली हमारे यहाँ वर्क करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट यानी आपने पूरी ओनरशिप दे दी, अब जो असाइनी है उसमें नॉमिनी भी चेंज कर सकता है, लोन भी ले सकता है, सरेंडर भी कर सकता है। और दूसरा जो है कंडीशनल असाइनमेंट, जिसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के बाद पॉलिसी के ओनरशिप फिर से असाइनर को ट्रांसफर हो जाती है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? हाउ डज द प्रोसेस टेक्स प्लेस? तो इससे करेक्ट प्रोसीजर करना पड़ता है फ्रेंड्स। सबसे पहले कंप्लीट डीड बनानी पड़ती है। मान लो किसी पर्सन ने आपको बोला कि मुझे मेरे बैंक से लोन लेना है, राइट। तो उससे पहले आपको सारी पॉलिसीज का एसवी निकलवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? सरेंडर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। वो एसवी लेटर जो है, एसवी का जो लेटर है वो आपको देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। एक एफिडेविट बनता है उन पॉलिसीज के नाम से, यानी पूरी डीड क्रिएट होती है, ओके। जब ये प्रोसेस हो जाए, बैंक जो अमाउंट है वो क्या लोन अमाउंट रहेगी वॉट एवर, उसका पूरा एक एफिडेविट बनाती है, राइट। उसके बाद आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड क्या करना होता है? ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड सबमिट करने पड़ते हैं फॉर्म्स के साथ ब्रांच में।
₹80 पर बॉन्ड आपको पे असाइनमेंट की फीस पे करनी पड़ती है पर पॉलिसी, राइट। और फिर बैंक के पास वो साइन किया जाता है और लोन अमाउंट जो है सैंक्शन होता है। इस प्रकार से पूरी असाइनमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जब भी ये चीज होगी, जब तक इंश्योरर के रिकॉर्ड में नहीं आएगा, बैंक आपको अमाउंट ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। एंडोर्समेंट बहुत जरूरी है, ओके। सो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे फिर से आप लिख लीजिएगा। पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल लगेगा, असाइनमेंट फॉर्म लगेगा आपको, जो डीड है फुल्ली फील्ड, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ केवाईसी आपको लगेंगे, विटनेस डिटेल लगेगी, नेम सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ विटनेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्म्स है वो 3848 नंबर का फॉर्म लगता है, ठीक है। 3848 नंबर का फॉर्म लगता है। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो उसका असाइनमेंट का फॉर्म अलग आता है। यदि आपको ये फॉर्म्स चाहिए तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, ठीक है, उसमें मैं सेंड कर दूंगी सारे फॉर्म्स जो हैं। तीसरा फॉर्म आपको फटका का फॉर्म लगता है, राइट। और फटका के फॉर्म के साथ केवाईसी वगैरह सारे लगते हैं। बैंक के आपको सही सिक्के चाहिए होते हैं। असाइनी अगर बैंक नहीं है तो आपको उनका भी केवाईसी पूरा चाहिए। आप में से कितने लोग कम्युनिटी में ज्वाइन है? यदि आप कम्युनिटी में नहीं है तो यहाँ पे मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें मैं रात को सारे फॉर्म्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। जस्ट अ मिनट, एक ही सेकेंड। ये कम्युनिटी की लिंक मैंने यहाँ पे भेज दी है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आज रात को आपको सारे फॉर्म्स जो हैं असाइनमेंट के सेंड कर दिए जाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने बोला, फटका का फॉर्म, देन 3848 का फॉर्म, देन क्वेश्चनर आता है, वो क्वेश्चनर फिल करना होता है। और साथ में केवाईसी आपको लगती है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के साथ। और पर बॉन्ड ₹80 चार्ज असाइनमेंट का लिया जाता है। इस प्रकार से असाइनमेंट की प्रोसेस होती है। अब जब ये असाइनमेंट की प्रोसेस हो गई, उसके बाद समझो क्लाइंट वाला कंडीशनल असाइनमेंट था, क्लाइंट ने रीपेमेंट कर दिया, तो उसके बाद री असाइनमेंट की प्रोसेस होती है। उसके लिए री असाइनमेंट का फॉर्म आता है, सेम प्रोसेस फिर से होगी, राइट। री असाइनमेंट का फॉर्म आता है, बैंक से एनओसी लेकर के री असाइनमेंट के फॉर्म के साथ आपको वो एलआईसी ऑफिस में जमा करवाना होता है। तो जिससे क्लाइंट के पास राइट्स जो है वो वापस आ जाते हैं। सो इज इट क्लियर? यहां तक प्रोसेस क्लियर है? आज मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि मान लो बैंक के पास पॉलिसी बॉन्ड गया और बॉन्ड खो गया, बैंक ऐसा बोलती है बॉन्ड खो गया, तो आप डुप्लीकेट बॉन्ड इश्यू करवाइए और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, राइट। और फिर सारे प्रोसेस कीजिए। एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट लगेगा, केवाईसी लगेगा कि सो एंड सो बॉन्ड, बैंक से लिखवा लीजिए ये बॉन्ड ड्यूरिंग असाइनमेंट हमारे पास आया था, मिसप्लेस हो गया, ठीक है। तो एफिडेविट करवा करके आप डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इश्यू करवाइए, ओके। यहाँ तक क्लियर है? इज इट ओके? जी मनीष जी, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर लूंगी, प्लीज, है ना। आपके जितने भी प्रश्न हैं आप लिख करके रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़े, केस स्टडी पे जाएं। केस स्टडी से पहले आप मुझे 5 मिनट का वक्त देंगे एक छोटी सी अनाउंसमेंट के लिए? विल यू अलाउ मी ऑल? ओके, थैंक यू सो मच। सो कम्युनिटी लिंक मैंने आप सभी को यहाँ पे भेजा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग कम्युनिटी में नहीं है। रात को आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे कम्युनिटी में। मेरे आप सभी से कुछ क्वेश्चन है कि आप में से कितने एडवाइजर है जो ऑनेस्टली
ये मानते हैं उन्हें सभी प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन और पिचिंग पूरी तरीके से आता है या नहीं आता है? कैन यू राइट हियर? 5 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। 5 नहीं, सिर्फ 4 ही प्रश्न है, एक डिस्काउंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से आते हैं, मैं सबके कैलकुलेशन अच्छे से कर सकता हूँ, सबकी पिचिंग अच्छे से कर सकता हूँ? देखिए, मेरे सेशंस में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा सेल्फ इवेल्युएशन ज्यादा करवाऊंगी, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि खुद से प्रश्न पूछो, किसी और से पूछना बेकार है, खुद से पूछो। राइट। सेकंड क्वेश्चन, आप में से कितने एडवाइजर हैं जिन्हें क्लाइंट के सामने कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता? आप में से कितने एडवाइजर ऐसे हैं जो क्लाइंट के सामने कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता? यस, नो, रिप्लाई करेंगे प्लीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनों की पॉलिसी अंडरराइटिंग में रिजेक्ट या पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती? आप में से कितने लोगों की पॉलिसी रिक्वायरमेंट में रिजेक्ट हो जाती है अंडरराइटिंग के कारण, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता अंडरराइटिंग का? और लास्ट क्वेश्चन, आज भी कितने एडवाइजर्स ऐसे हैं जिन्हें एलआईसी मोबाइल एप्स और डिजिटल टूल्स प्रॉपरली यूज करना ही नहीं आता? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसे प्रॉपरली यूज करना नहीं आता? डिजिटल का जमाना है ना दोस्तों। आप में से कितने लोगों ने, एक और क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ, आप में से कितने लोगों ने अपनी क्लब मेंबरशिप प्लान की है? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग योर क्लब मेंबरशिप? 31 मार्च आ गई। वेरी गुड। जो प्लान करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो सोचिए। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं थे, ये प्रश्न आपके लिए थे। वेरी गुड। फॉर गैलेक्सी, आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर गैलेक्सी फर्स्ट। और ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष हो जाएगी। अभी भी दिन बाकी है, इनिंग्स चल रही है एवरी डे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो थे ना, ये आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए थे, इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो उसको सीखना शुरू कीजिए, और अगर सीखना चाहते हो तो आई डू हैव अ ऑफर फॉर यू कि आप 10 मार्च से बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है एलआईसी एडवाइजर्स के लिए, जिसमें 20 सेशन मैंने पोस्टर पे लिखे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग बताएंगे, आज तक मैंने जितने सेशन बोले उससे ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। अगर आप, आज तक मैंने जितने सेशंस का प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा होता है कि कम होता है? यदि मैंने 48 बोले हैं तो उससे डबल हो जाते हैं। तो यदि मैंने 20 बोले तो उसमें भी बढ़ने के चांसेस है? क्या बोलते हो? जो लोग अनुभवी हैं वो बताएंगे। ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। यस यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप, राइट्स दिए हैं मैंने। नहीं, ज्यादा ही हुआ है। जो आपने जो प्रॉमिस किया से इनसे ज्यादा अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। जनवरी से लेकर अब तक। यस। ओके। सो ये देखो, ये अनुभव है लोगों का हमारे साथ कि आप, मैंने जो प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा ही होता है, प्लस 1 साल की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी अगर आप सेशन मिस करते हैं तो फ्रेंड्स। राइट। एलआईसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इवन ये 3-4 महीने मेरे हिसाब से सेशन चलेंगे, और इसी के दौरान अगर कोई नया प्रोडक्ट भी आएगा वो भी आप सीखेंगे, मेडिकल फाइनेंशियल अंडरराइटिंग सीखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लाइंट अप्रोचिंग टेक्निक सीखेंगे, पॉलिसी सर्विसिंग क्या होती है। आज जैसे असाइनमेंट, सिर्फ एक असाइनमेंट का टॉपिक हमारा इतना चल सकता है दोस्तों। राइट। तो अभी तो बहुत सारी सर्विसिंग है एलआईसी की।
जिसकी रिक्वायरमेंट्स, जिसके फॉर्म सब समझना बाकी है दोस्तों, राइट। तो LIC पॉलिसी सर्विसिंग, जो मोस्टली आप ब्रांच जाते हैं, अब जैसे मेरे जैसा पर्सन हो, यहाँ से 17 किलोमीटर ब्रांच जाए, रिक्वायरमेंट पूछने के लिए, फिर एक कागज कम पड़ा और फिर वापस आकर के कागज लेने आएगा, तो कितना टाइम चला जाएगा। इट्स बेटर अगर मैंने पहले से ये सब कुछ अच्छे से सीख रखा हो, तो कितना समय मेरा बच सकता है, कौन सी सर्विसिंग ऑनलाइन होती है, कौन सी ऑफलाइन होती है, अगर ये मुझे क्लियर हो तो कितने धक्के मेरे बच सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सारी LIC मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आनंदा है, सुपर सेल साथी ऐप, देन LIC डाइव ऐप है, और LIC डिजिटल है ना, इतनी एप्लीकेशंस जो चल रही हैं वो इन डिटेल। और आज का लॉन्चिंग प्राइस है वो दोस्तों कि 4999 में आपको शाइन टैब, जो भी कॉम्बिनेशंस मैं आपको सिखाती हूँ, जिन्होंने 90 डे सीरीज सीखा है, जो भी लर्न किया है, आप सभी को पता है कि मोस्टली मैं कैलकुलेशन मेरा पार्शियल विड्रॉल वाला रहता है, उत्सव का फ्लेक्सी इनकम वाला रहता है, राइट। तो वो पूरा कैलकुलेटर मैं जिसमें करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर बोलते हैं कि मैम ये कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, तो ये इस ऑफर में मैंने ऐड किया है। यदि आप आज एनरोल करते हैं, यदि ऑलरेडी आपके पास शाइन टैब है, तो 1 साल का रिन्यूअल मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि मुझे बार बार फीस नहीं भरनी और एक ही साथ में सब कुछ सीख जाऊं, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा फीस नहीं है, 21,000 है, और 21,000 फीस के लिए आपको ओरिएंटेशन, COT, TOT, MDRT, माइंडसेट है ना, अंडर राइटिंग, प्रोडक्ट मास्टरी, LIC डिजिटल एप्स, नीड एनालिसिस, स्पिन सेलिंग, prospecting, approaching, telecalling, HNI, NRI, bulk selling, employer employee business insurance, objection handling, child education planning with PPT, है ना, नीश स्पेशलाइजेशन में रिटायरमेंट प्लानिंग विद PPT, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग विद PPT, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग विद PPT, सर्विसिंग मास्टर क्लास विद PPT, LIC वर्सेस PPF, म्यूचुअल फंड, FD, SSY विद सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, राइट। डिजिटल में AI में सिखा चुकी हूँ, ChatGPT, है ना। लोग बोल रहे थे 3 मैडम 7 दिन क्या सिखाओगे, लेकिन 7 दिन कुछ रिपीटेड नहीं था, 7 दिन अलग अलग टॉपिक थे, और कैसे एक सिंपल एडवाइजर से आप अगर सोशल मीडिया पे जाना चाहते हो, कैसे आप अपनी फनल डिजाइन करना चाहते हो, ये एंड तक सिखाया मैंने, राइट। तो वो भी सिलेबस में नहीं था, बट आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिलेगी, राइट। वीडियो कैसे बनाएं, एडिट कैसे करें, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, फेसबुक पेज कैसे बनाएं, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे यदि मुझे एड्स रन करनी है तो वो कैसे करें, राइट। इसके साथ 5 प्रोजेक्ट्स जो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और आपको प्लान कॉम्बिनेशन, और एक और वादा कि 2026 में जितने भी सेशन अलग से लॉन्च होंगे उसकी कोई फीस नहीं, जितने भी आइडियाज मेरे दिमाग में आएंगे उसकी कोई फीस नहीं, राइट, कोई चार्ज नहीं। ओके, सिर्फ एक बार पे करो, 2026 के लिए फ्री हो जाओ, और रिकॉर्डिंग 31 मार्च 31 दिसंबर 2027 तक, 2 साल की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है, ओके। नहीं तो फिर बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे पता है बेसिक में भी आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। गागर में सागर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच रानी जी, आपने रिस्पॉन्ड दिया बट रियली, क्योंकि मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है दोस्तों, मकसद ये है कि एक नॉलेजफुल एडवाइजर मार्केट में जाए और ज्यादा क्लोजिंग्स लेकर के आए, उसके घर की इनकम बढ़े, लेकिन राइट सेलिंग से, नॉट बाय मिस सेलिंग, राइट। सो आप ये कर सकते हैं, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको, या 9879054796 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की लिंक भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, यदि आप करना चाहें तो, आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा हो तो। लेकिन प्लीज ऐसा मत बोलिएगा अपने आप को कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा कभी आता भी नहीं है, राइट। चलिए केस स्टडीज पे आते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोस आपके जजमेंट को शार्प करेंगे। केस स्टडी 1 है कि डेथ आफ्टर एब्सोल्यूट असाइनमेंट, एब्सोल्यूट असाइनमेंट करने के बाद
अगर डेथ क्लेम आता है तो उस केस में क्या होगा? सिचुएशन क्या है कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी स्पाउस को एब्सोल्युटली असाइन कर दी है और वो पास अवे हो गया। अब भले पॉलिसी में नॉमिनी उसके मदर या फादर थे, राइट, लेकिन उसने एब्सोल्यूट असाइनमेंट किसके नाम पे किया है? वाइफ के नाम पे। पॉलिसी होल्डर ने वाइफ के नाम पे असाइनमेंट किया है, तो वो जो क्लेम है वो मिलेगा एंटायरली स्पाउस को, यानी असाइनी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी पे नॉमिनी का जीरो राइट होता है। तो एडवाइजर की अलर्ट क्या है, एडवाइजर की ड्यूटी क्या है कि always clarify to the original nominee that their rights are cancelled upon assignment। असाइनमेंट करने के बाद राइट्स कैंसल हो जाते हैं, राइट। अगेन एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगी, याद रखिएगा कि नॉमिनी अगर कोई और है उस पे भी लीगल हेयर केस कर सकता है, लेकिन असाइनमेंट की हुई पॉलिसी पे नॉमिनी या लीगल हेयर केस नहीं कर सकता। उस केस में वो पूरा का पूरा पैसा असाइनी को ही मिलेगा, राइट। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए और ये नॉमिनी को भी अच्छे से समझा पाएंगे। दूसरी केस स्टडी है डेथ ड्यूरिंग एक्टिव लोन असाइनमेंट। एक लोन चल रही थी और उस लोन के असाइनमेंट पॉलिसी असाइन की गई थी, उस समय के दौरान पॉलिसी असाइनमेंट की गई थी बैंक को और डेथ क्लेम आ गया। सो पॉलिसी वॉज असाइंड टू बैंक एज अ लोन सिक्योरिटी। पॉलिसी होल्डर पासिस अवे विद आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस। तो इस केस में क्या होगा? बैंक रिसीव्स द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट फ्रॉम द क्लेम। बैंक को क्लेम से आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट मिलेगा। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो लीगल हेयर्स को पे किया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी बैंक की रहेगी, लीगल हेयर को पैसा ऊपर का पैसा ही मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया था, राइट। मैंने पॉलिसी, मेरी कोई टर्म प्लान, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था टर्म प्लान का असाइनमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये होम लोन में जितनी भी पॉलिसीज टर्म प्लान ही तो दिए जाते हैं और वो असाइन करवा दिए जाते हैं बैंक के नाम पे। वो क्या है? वन टाइप ऑफ असाइनमेंट ही है, राइट। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं कि एक डिक्रीजिंग टर्म प्लान आता है। आपने आईआरडीए का एग्जाम दिया होगा तो वहां पे पढ़ा होगा डिक्रीजिंग टर्म प्लान और लेवल टर्म प्लान, ठीक है। डिक्रीजिंग टर्म प्लान में क्या होगा कि बैंक्स उसमें जो टर्म प्लान देती है उसमें टाइम के साथ लोन का अमाउंट जैसे जैसे कम होता है इंश्योरेंस भी कम होता जाता है। लेकिन हमारी एलआईसी की पॉलिसी में क्या होता है? जैसे जैसे वक्त जाता है इंश्योरेंस बढ़ता जाता है, या लेवल अप सम एश्योर्ड है हमारे पास, राइट। एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या होता है? बोनस ऐड होती रहती है तो वैल्यू बढ़ती रहती है सम एश्योर्ड के साथ। जबकि टर्म प्लान में लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड दो ऑप्शन है हमारे पास, राइट। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसा होता है कि बैंक के पास जो अमाउंट ड्यू है, मैंने 50 लाख का एग्जांपल दिया था। मान लो मैंने मेरी 50 लाख की कोई पॉलिसी बैंक को असाइन कर दी, राइट। और किस्तें पे करने के बाद लास्ट में 10 लाख रुपए बचता है। कितना? 10 लाख रुपए बचता है। और मान लो ईश्वर न करे वो डेथ क्लेम आ गया तो क्या होगा? एलआईसी जो है पहले 10 लाख रुपीज बैंक को पे करेगी, यानी जो भी आउटस्टैंडिंग है पहले बैंक को पे किया जाएगा, उसके बाद जो सरप्लस बचता है वो नॉमिनी या लीगल हेयर को पे किया जाएगा। नॉमिनेशन तो कैंसिल ही हो जाता है, लेकिन जो भी लीगल हेयर रहेगा उस टाइम पे उसे बाकी का बैलेंस अमाउंट सरप्लस जो है वो पे किया जाएगा, राइट। तो ये बैंक वाले असाइनमेंट के केस में, वन टाइप ऑफ कंडीशनल असाइनमेंट के केस में रहेगा, ठीक है। तीसरी केस स्टडी है मैच्योरिटी पेमेंट आफ्टर असाइनमेंट। कोई पॉलिसी होल्डर है ना, उसने पॉलिसी असाइन कर दी किसी और को, जैसे फैमिली मेंबर है या कोई बैंक है या इंस्टीट्यूशन है। तो पॉलिसी मैच्योरिटी डेट पर पहुंच चुकी है ना। तो एडवाइजर की ड्यूटी क्या है कि हमेशा उसे क्लाइंट को बताना चाहिए असाइन करते समय, है ना, कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, किसमें किसको पेमेंट मिलेगा। तो असाइनी को फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, पॉलिसी होल्डर को नहीं। यदि आपने पॉलिसी असाइन कर दी है तो मैच्योरिटी आ गई है,
तो वो पॉलिसी की मैच्योरिटी किसको मिलेगी? असाइनी को मिलेगी। क्यों? असाइनमेंट में उसने पूरे राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं, इंक्लूडिंग मैच्योरिटी प्रोसीड्स के। राइट। केस स्टडी 4, अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी जाए आफ्टर असाइनमेंट, अगर पॉलिसी को सरेंडर करना हो तो क्या असाइनर पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। एक बार पॉलिसी असाइन कर दी तो असाइनर उसे सरेंडर नहीं कर सकता, है ना। उसे क्या चाहिएगा? असाइनी का कंसेंट चाहिएगा। Surrender is only possible with the explicit written consent of the assignee. अगर असाइनी का कंसेंट मिल गया तो पॉलिसी सरेंडर होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। पेमेंट डायरेक्शन क्या होगा? सरेंडर वैल्यू इज पेड टू असाइनी, नोट टू द ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी असाइनमेंट कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर पॉलिसी सरेंडर की गई तो भी जो पेमेंट प्रोसीजर है वो पूरी असाइनी को पे होगी, पॉलिसी होल्डर को नहीं। राइट। सो क्या कॉमन एडवाइजर मिस्टेक्स करते हैं? 4 कॉस्टली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, नॉमिनेशन कंफ्यूजन, है ना। अगर आप क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करते कि असाइनमेंट में ऑटोमेटिकली नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है तो ये फैमिली डिस्प्यूट की ओर लेके जा सकता है। दूसरी मिस्टेक, मिस्ड रीअसाइनमेंट। आपने रीअसाइनमेंट करना भूल गए लोन क्लोजर के बाद, तो बैंक में स्टिल अपीयर एज असाइनी इन रेकॉर्ड। फिर क्या होगा? फिर क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आएगी। मिस्टेक नंबर 3, अनवेरिफाइड एंडोर्समेंट। Not checking whether the insurer has actually recorded the assignment, and unregistered assignment is legally void. अगर आपने असाइनमेंट का पूरा प्रोसेस किया और इंश्योरर को ही इन्फॉर्म नहीं किया तो असाइनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। राइट। मिस्टेक नंबर 4, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इनकम्प्लीट फॉर्म, मिसिंग विटनेस सिग्नेचर या रॉन्ग केवाईसी ऑल कैन इनवैलिडेट द असाइनमेंट। सो प्रॉपरली आपको जो भी फॉर्म भेजे जाए उसे प्रॉपरली रीड कीजिए, प्रॉपरली उसमें सम एश्योर्ड फील कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहेंगे, फॉर्म देखना चाहेंगे, कैसे फील करना है? डू यू वांट टू सी? क्या आप देखना चाहते हैं फॉर्म? यस, नो? कैसे फील किया यस। जाता है? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द फॉर्म। तो ये असाइनमेंट का फॉर्म है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आई यानी पॉलिसी होल्डर का नाम आता है, कंसीडरेशन ऑफ सम ऑफ रुपीज, है ना। यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है। पेड टू बी मी बाय, जो भी असाइनी है उसका नाम लिखा जाता है। मान लो बैंक है तो बैंक का नाम लिखोगे, ठीक है। ये बैंक की एज, ठीक है। बैंक की एज नॉट एप्लीकेबल आ गया, अगर पर्सन है तो उसकी एज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सम एश्योर्ड जो आपकी पॉलिसी पे है, ठीक है। पॉलिसी नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, और जिस डेट को पॉलिसी इश्यू की गई थी उस पॉलिसी की इश्यूएंस डेट लिखनी है, ठीक है। देन डेट जिस दिन आप ये प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर लगेंगे और लाइफ एश्योर्ड का यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। उसके नीचे का पार्ट फिर से यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्म है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, ब्रांच जो भी है ब्रांच का नंबर लिखना है, पॉलिसी नंबर लिखना है, और यहाँ पे असाइनी का नेम एड्रेस। तो जनरली बैंक होती है तो बैंक के सही सिक्के लग जाते हैं पूरे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपकी सिग्नेचर लगती है और विटनेस की सिग्नेचर लगती है, ठीक है।
ओके, यहाँ पे विटनेस का नाम और विटनेस की सिग्नेचर, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर लगती है। तो ये आपका फॉर्म आता है। ओके, असाइनमेंट का, इसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चनर लगता है। असाइनमेंट का क्वेश्चनर, जस्ट अ मिनट। फॉर्म असाइनमेंट क्वेश्चनर। ओके, अगेन यहाँ पे पॉलिसी नंबर, नेम ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, यहाँ पे असाइनी का नाम, ठीक है, ऑक्यूपेशन सर्विस वगैरह उसकी क्या है, ठीक है। अगर कंपनी है तो वो है ना, पॉलिसी बीइंग असाइन्ड इन द ओनली सिक्योरिटी, अगर बैंक को कर रहे हो तो, ठीक है। कंसीडरेशन अमाउंट, रीजन ऑफ फॉर असाइनमेंट, ठीक है, क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको फिल करके और सिग्नेचर करके देने होते हैं। इसके साथ आपको आजकल फटका का फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। जस्ट मिनट, ये रहा। सो ये फटका में नीचे का पार्ट, अब ये वाला पार्ट आपको फिल करना होता है। जस्ट मिनट, या फटका का फॉर्म मैं आपको अलग से भर दूंगी, दे दूंगी, जो शॉर्ट फॉर्म में फटका वाला, वो केवाईसी, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, इतनी चीजें आपको देनी होती है। सेम वे रीअसाइन करते समय रीअसाइनमेंट का फॉर्म, केवाईसी, बैंक का एनओसी या असाइनी का एनओसी आपको देना होता है। इज इट क्लियर? असाइनमेंट प्रोसेस पूरी क्लियर है आज आपको? किसी का कोई प्रश्न है तो वो लेते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी क्या रहेगी दोस्तों जब आप फील्ड में जाते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस, हमेशा अपने क्लाइंट को अच्छी क्लैरिटी से एक्सप्लेन कीजिए, हमेशा सही डॉक्यूमेंट दीजिए, एंडोर्समेंट हुआ है या नहीं उसे वेरीफाई कीजिए, और रीअसाइनमेंट को भी ट्रैक कीजिए जब भी लोन कंप्लीट हो गई है तब, है ना। तुक्के मत मारिए, है ना। इससे क्या होगा, आपकी हायर ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनेगी, और जब रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है क्लाइंट से तो और रेफरल्स आते हैं। सो आज के की टेकअवेज क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर क्या है, असाइनमेंट सीखा, नॉमिनेशन अलग चीज होती है ये सीखा, हमेशा वेरीफाई करके काम करना चाहिए ये सीखा, और नॉलेज जो है ये आपको हमेशा अच्छा पेमेंट दिलवाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जी, सबसे पहले हाथ मनीष जी। मैडम जी प्रणाम। एक सेकेंड, साहू जी, यहाँ पे है ना, सिस्टम हमारा हैंड रेज वाला है। सो जी जिससे भी मैडम जी। प्रश्न है वो हैंड रेज करेगा और बारी बारी जी से मैडम नंबर जी। आएगा, फिर मैं अलाउ करती हूँ, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जी मैडम जी। जी, मनीष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम। हाँ हेलो। हाँ, जैसे किसी ने 10 पॉलिसी बैंक में असाइनमेंट की है, बराबर है। हाँ। अब जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी आ रही है, तो हम्म पहले तो मैच्योरिटी, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है वापस, तो बैंक को जाएगी, हम्म। बराबर है। लेकिन अगर हाँ। मैच्योरिटी की डेट के पहले वो, अगर हम्म वहां का जो भी वो पॉलिसी का पार्ट है, समझो वो पर्टिकुलर हम्म एक पॉलिसी में उसने 2 लाख रुपया लिए हुए हैं बैंक से, तो वो 2 लाख रुपया जमा करा देता है, तो वो हम्म। रीअसाइनमेंट का कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है, तो मैच्योरिटी कोई से पहले बैंक कर वाला ऐसा, सकता है। हाँ नहीं, कोई बैंक वाला ऐसा बोल सकता है कि 10 पॉलिसी उसने एक साथ में की थी, तो 10 का पेमेंट एक साथ में करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि जो एफिडेविट हुआ था वो किस टर्म्स पे हुआ था। पूरा आपका पूरा लोन अच्छा। अमाउंट मान लो 10 पे एक साथ उसने लिया था, तो बोल भी सकती है बैंक उसको, हाँ, बोल राइट। सकती है कि मेरा बोल अभी एक सकती है, केस चल रहा है, तो वो बैंक यही बोल रही है कि आपकी एक मैच्योरिटी हो रही, तो आप एक नहीं छुड़वा सकते। हाँ। तो वो बोल भी सकती है, मैंने पिछले मंथ मैंने 16 पॉलिसी का ऐसे केस हैंडल किया अब था, मेरा अभी और चल उसी रहा से है ना, मेरे और उसकी दिमाग में मैच्योरिटी, आया कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो क्यों ना ये सिखाया जाए। हाँ, उसकी मार्च 28 को अभी मैच्योरिटी है, राइट, तो वो नहीं बैंक तो बोल रही है आपको नहीं बैंक, आप ऐसे ही हाँ, एक नहीं क्योंकि कर वो सकते। पूरा एक एफिडेविट बनता है जिसमें सारे पॉलिसी मेंशन होती है, बराबर है। अच्छा, तो ठीक उस, है। तो ये तो गलत बात हो गई ना।
एक्चुअली अब बैंक वाले ऐसा करते हैं। उसमें से जो मैच्योरिटी पे होगी तो वो उसका लोन का उतना अमाउंट सेटल हो जाएगा। बराबर है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हम्म। जी हरिओम जी, अनम्यूट कीजिए। ये तो थोड़ी बैंक की जबरदस्ती हो गई, ऐसा हो गया। देखो, एक सिंपल सी चीज समझो। जब आपको पैसे की जरूरत थी तो किसने पैसा दिया? बराबर है, हाँ हाँ। आपने अपनी टर्म्स कंडीशन समझ करके ही पैसा लिया होगा ना। अब पैसा लिया बराबर। है तो जब चुकाने की बारी आई तो फिर हमें क्यों मुकरना? देखो, पैसे तो वैसे भी देने हैं बैंक को, इसीलिए तो एज हम्म। अ कोलेटरल पॉलिसी रखी थी ना हमने। बराबर है। राइट। बैंक नमस्ते मैम। जबरदस्ती तो पॉलिसी लेने नहीं आई थी। नहीं वो तो है, सही बात है। हाँ, जी, है ना? आपको तो लीगल प्रोसेस तो लीगल प्रोसेस होती। जी हरिओम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये जानना चाह रहा था कि जैसे दो क्वेश्चन है हमारे। एक तो जैसे हम्म। छोटा बच्चा होता है, हम जो उमंग करते हैं या जो भी प्लान करते हैं, कहते हैं कि थर्ड जनरेशन प्लान जो होता है हम्म। करके देते हैं। तो उसमें हम्म। रीअसाइनमेंट, रीअसाइन क्या मतलब, जो दो कौन सा बताया आपने, उसमें कौन सा असाइनमेंट होता है? उसमें एब्सोल्यूट असाइनमेंट लव एंड अफेक्शन में आएगा। एक्सक्लूड, हाँ, लव एंड अफेक्शन में। लव एंड एफेक्शन में। हम्म। अच्छा, प्लस दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी नहीं नहीं आपने जो नहीं नहीं बताया नहीं। था कि हम्म। हम्म। हाँ, बोलिए ये बोलिए। जो एक तो MWP में हम लेते हैं प्लान, अगर मान के इसलिए लेते हैं कि अगर कहीं हमारा बिजनेस बंद हो गया या कुछ हो गया, या जिससे कि हमारी हम्म। प्रॉपर्टी जब्त हो गई या कुछ भी हो गया, तो जो पॉलिसी का पैसा है हमारी नॉमिनी कोई मिले, जिससे कोई भी बैंक या किसी कोई भी उसको जब्त ना कर सके पैसे को। हाँ जैसे आपने बताया कि असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये भी सेम वही प्रोसेस होता है। हाँ, असाइनमेंट MWP क्या, आप जब पॉलिसी इश्यू करते हैं तभी आपके पास ऑप्शन होता है। हाँ, MWP तभी होता MWP, है। ठीक है। हाँ। अब आपने उस समय वो नहीं कि आपने कोई ट्रस्ट नहीं बनाना चाहते, आप कोई डीड नहीं ऐसी बनाना चाहते, तो फिर आप असाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट भी अगर हम किसी के नाम कर देते हैं, तो जैसे लोन वाला हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो उस पॉलिसी को कोई भी टच नहीं कर सकता है, हाँ, लीगल नहीं टच लीगल कर टच नहीं सकता। होगा वो। नहीं कर जो सकता। पैसा होगा उसी को मिलेगा, नहीं तो वैसे हाँ। पॉलिसी जब्त कर लेते हैं, हाँ, वो कर लेकिन लेते हैं। उसकी किसी किसी लोन वगैरह में वो पर्सन को एप्लीकेंट नहीं होना चाहिए। वाइफ को मतलब, जैसे हम वाइफ को बनाते हैं, वाइफ किसी लोन वगैरह में नहीं होना चाहिए वो। हाँ, को एप्लीकेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, को एप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, या जैसे कि जैसे नॉमिनी डाल देते हैं, नॉमिनी नहीं होना चाहिए वो। हम्म। नॉमिनी तो मतलब हमारे लोन में असाइनमेंट के उसका बाद नाम नहीं फिर होना चाहिए। कैंसिल ही हो जाएगा। आप असाइनमेंट नहीं, जैसे ही करवाओगे लोन नॉमिनी में, कैंसिल हो जाता है। जैसे लोन में भी नॉमिनी बनाते हैं ना, कि लोन में नॉमिनी कौन रहेगा आपका, वो करते हैं। हम्म। हाँ, को एप्लीकेंट नहीं होना चाहिए, गारंटियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। गारंटी नहीं होना चाहिए, तो हम हाँ। असाइनमेंट कर देंगे, तो कोई भी बंदा, जैसे अब ऐसा क्या होता है कि जैसे हाँ, बहुत लोगों उसको ने पहले क्रेडिट पॉलिसी नहीं। ले, हाँ, नहीं तो कर सकते फिर। MWP के बारे में पता नहीं था किसी को कि MWP पे होता है क्या, जिन नॉलेज नहीं होती है जिनको, तो वो पॉलिसी तो हम्म। कर देते हैं, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम आती है कि हमारा पैसा कहीं लोन वाले ना ले लें, या हमारे इतना लोन चल रहा है, हम्म। तो उन लोगों को हम ये मतलब ऐसे करके दे सकते हैं, जी। कह सकते हैं कि रिअसाइनमेंट, वो असाइनमेंट करा दो आप अपनी पॉलिसी को, जी। तो जिससे आपकी पॉलिसी सेफ हो जाएगी। जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। विकास चंद्र जी। हाँ, मैडम गुड मैं इवनिंग। नहीं कर। विकास अभी मैडम चंद्र मेरी जी। हाँ, हेलो। विकास चंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैडम, अगर किसी बच्चे के नाम में पॉलिसी जीवन उत्सव या उमंग लिया हुआ है, हम्म। और वो मेजर होने के बाद जो असाइनमेंट हो जाएगा, हम्म। वो फादर के नाम या मदर के नाम की करेगा, और ये हम्म। एसबी फादर या मदर लेते रहेंगे, जी। और बीच में उनका डेथ हो गया, हम्म। तो इस इसमें वो जो एसबी क्लेम, हम्म। मतलब रीअसाइन होगा, ऑटो रीअसाइन होगा, या वो पुलिस वाले जाकर असाइन कर रीअसाइन करेगा? हाँ, अब हाँ देखो, अब इसमें देखो दो कंडीशन बनती है। अगर आपने एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया हुआ है, हाँ। ठीक है,
तो फिर उस पॉलिसी पे उसके लीगल हेयर का हक होगा। अब बच्चा जो है उसका लीगल हेयर ही हुआ, पहले हम्म, वाइफ आएगी और हम्म, बच्चा आएगा, इन दोनों के बीच हम्म, में डिवाइड होगा, राइट। और हम्म, अगर कंडीशनल वाला असाइनमेंट आपने किया है, आर यू गेटिंग, कि ये डेथ, हम्म, अगर ईश्वर न करे डेथ हो गई, तो ये पॉलिसी फिर से रीअसाइन हो जाएगी। असाइनी की ऑटोमेटिक। डेथ, हाँ, असाइनी की डेथ हो गई, असाइनी की अगर डेथ हो गई तो पॉलिसी फिर रीअसाइन हो जाती है कंडीशनल वाले में। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट में लीगल हेयर का राइट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। यस यस। तो अगर देखो, अगर बच्चे की पॉलिसी भी जो आप असाइन करवाते हो, तो उसमें भी दो कंडीशन है। अगर पिता बोलता है कि नहीं, मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, आप समझिए, मेरी वाइफ को मिलना चाहिए, तो उसमें फिर वो चीज हो सकती है, एब्सोल्यूट वाली। और अगर पिता बोलता है कि नहीं, मेरे जाने के बाद फिर से राइट्स ट्रांसफर हो जाने चाहिए मेरे बेटे को, राइट, तो वो कंडीशनल वाला कर दो कि असाइनी नहीं रहेगा तो उसका असाइनी का पॉलिसी पे कोई भी राइट रहेगा ही नहीं, उसके लीगल हेयर का कोई राइट नहीं रहेगा। तो यानी फिर से पॉलिसी ऑटोमेटिकली रीअसाइन हो जाएगी पॉलिसी होल्डर को। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा या वो? नहीं 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 नहीं, प्रोसेस प्रोसेस करना पड़ेगा कि ये डेथ हो गया असाइनी का और रीअसाइन करो इसको, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, उसमें तो वो डेथ जो क्लेम नहीं आ जाएगा? नहीं, डेथ डेथ क्लेम नहीं दे देंगे तो वो एसबी क्लेम तो लेता रहेगा ना? डेथ क्लेम नहीं होगा, इसको रीअसाइनमेंट तो करवाना पड़ेगा ना ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर के पास। अब जैसे जो जिसको एसबी जा रही थी, उसी की डेथ हो गई, तो हाँ, एसबी मिलेगी किसको? वो पुलिस होल्डर को, एग्जैक्टली ओरिजिनल exactly, तो पुलिस होल्डर को। वो कब मिलेगी? तो डेथ प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा ना वहां पे कि असाइनी का डेथ हो गया यस, मैं समझ गया, समझ गया, है ना। समझ सो गया। वो हाँ। फॉर्म एक ही रहता है, लेकिन उसके जो क्वेश्चनर होते हैं ना, वो क्वेश्चनर ठीक से भरने होते हैं, दैट्स इट, राइट। ओके ओके। जी, भरत जी अनम्यूट कीजिए। मैडम अभी एक मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी चल रहा है। मेरे एक पार्टी को मैंने जीवन सुरक्षा दिया था, पेंशन प्लान, हम्म उसके अंदर मैडम के नाम पे दिया था और उसका नॉमिनी माइनर था, और उसका हम्म अपॉइंट आज ही पता चला मुझे कि वो दूसरी पार्टी का, हस्बैंड का नाम अपॉइंट में नहीं था। तो हम्म अभी क्या है कि मैडम एक्सपायर हो जाने के बाद अभी पेंशन उसका हस्बैंड को मिल रहा है, लेकिन हम्म उसका अपॉइंटी है, वो तो आज ही पता कि उसका अपॉइंटी उसका ब्रदर था। तो अच्छा। पेंशन अभी उसका हस्बैंड को मिल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे एसपी मिल जाए, लेकिन अपनी ब्रांच हम्म बोल, लेकिन उसमें एसपी नहीं मिल सकती। वो हस्बैंड को पेंशन चालू चालू रहेगा, और वो नहीं रहने के बाद ही उसको नॉमिनी को, मतलब उसको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, एक्यूमुलेट अमाउंट जो जॉइंट भी है। लाइफ है ना, जॉइंट हाँ, वो लाइफ हो में सका दिया है, जॉइंट भी था उस टाइम, यस। इसीलिए। हाँ। अगर अच्छा सिंगल था। लाइफ होती तो वो डेथ क्लेम मिल जाता अपॉइंटी के अकाउंट में, अगर माइनर होता तो वो डेथ क्लेम जाता है अपॉइंटी के अकाउंट में। अपॉइंटी के इसीलिए, अकाउंट में, ओह। यस, जब तो इसीलिए हाँ, अपॉइंटी भी जब रखते हो तो बहुत ध्यान से रखो। मेरे इसी केस ओके ओके। में दोनों पार्टी ने केस कर दिया था, तो फिर मैडम अभी कोर्ट जो से जब अपॉइंटी है। सक्सेशन लेटर आया तब जाकर के वो मैटर सॉल्व हुई। ओके ओके, तो मैडम अभी बच्चा तो अभी मेजर हो गया है, तो अपॉइंटी का नाम निकालने के लिए एप्लीकेशन करवा दूं? हाँ, अपॉइंट नॉमिनी ऐड करवा दो पॉलिसी में। बच्चा मेजर हो गया है ना, तो वो नॉमिनी। ऑटोमेटिकली, हाँ, नॉमिनी केवाईसी दे दो, एक बार ब्रांच से हाँ, कंफर्म कर दो, ठीक है। ओके बाकी वो ओके जॉइंट लाइफ है ना, तो वो जब तक स्पाउस रहेगा, स्पाउस को पेंशन मिलेगा, उसका डेथ क्लेम बच्चे को मिलेगा, ओके ओके ओके। ऐसा ओके, थैंक होगा, यू मैडम। ओके, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चलिए, मोहम्मद जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ मोहम्मद जी। मैडम मैं ही बोल रहा था, ये अभी आप जितनी भी क्वेश्चन आए है ना, तो जो हम्म असाइनमेंट का फॉर्म रहता है वो तो बहुत सिंपल रहता है मैडम। उसमें ये नहीं दिखाया जाता जैसे कंडीशनल के बाद इसको राइट्स ट्रांसफर हो जाए। तो ये कुछ और भी तो किसी चीज में लिखाई में आता होगा क्या? स्टाम्प पे लिखाई में ये आता है हाँ, कि किस चीज स्टैम्प में? पे लिखाई में आता है।
जैसे है ना, आप देखो, अगर बैंक को जब भी असाइन करोगे ना, तो बैंक पहले एसवी का पूरा लेटर मंगवाती है एलआईसी से, एसवी जी का। जी ठीक है, फिर उसका जी स्टैम्प जी पेपर बनवाती है, पूरा एफिडेविट होता है। तो उससे प्रूव हो जाता है जी कि बैंक बैंक से अपने ने इतना ही पैसा लिया है, बैंक इससे ज्यादा का राइट इस पे नहीं रख सकती फिर। अच्छा और अच्छा जी बस ये पूछा एक बार जो पॉलिसी असाइन हो जाती है, वो फिर से असाइन नहीं होती किसी को भी, अच्छा अच्छा जी जी है ना। जी यानी वो थैंक यू मैम अब थैंक उसका जी जी एक पार्ट किसी और को दिया, एक पार्ट किसी और को दिया, ऐसा नॉमिनी की तरह नहीं होता इसमें, अच्छा अच्छा है ना। पहले पूरा एक थैंक क्लियर यू मैम करके फिर ही किसी को असाइन कर सकते हो। ठीक है अच्छा अच्छा जी जी मैम थैंक यू जी। कंडीशनल असाइनमेंट, बैंक के पॉलिसी होल्डर स्टॉप्स पेइंग प्रीमियम, देन व्हाट? तो फिर जो भी होगा वो रिड्यूस रिड्यूस पॉलिसी हो जाएगा। ये फ्रॉड कर रहे हो आप बैंक के साथ। फिर बैंक लीगल लीगल प्रोसेस करेगी, जब उसे लोन की रिक्वायर जब उसे लोन वसूल करना होगा, तो वो क्या करेगी, लीगल प्रोसेस करेगी आपके। यानी ठीक बैंक है। को समझो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं भरता है, ठीक है, उसकी हम्म कैपेसिटी नहीं है, समझ लो एक बार। हम्म तो उसको तो बैंक को बोलना पड़े ना, कभी मैं अभी प्रीमियम नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि बैंक को तो तुरंत तो पता चलेगा नहीं। हम्म तो अगर एक ये साल 2 साल नहीं नहीं, ऐसे निकल ऐसे भी गए। नमूने देखे हैं मैंने। ऐसे भी हाँ, नमूने यस यस देखे जो यस। नहीं, ये मेरी काम एक करते पार्टी, हैं तीन। अभी एक पार्टी कर रही है, उसने बैंक से लिया है, लेकिन प्रीमियम नहीं भर रहा है, 2 किस्त हो गई है उसकी। इसलिए बैंक भी होशियार है, पहले एसवी लेटर इसीलिए मंगवाती है। हाँ, यस यस। आप समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू वही पैसा देती है। हाँ, अकॉर्डिंग टू एसवी ही पैसा देती है बैंक आपको। मतलब जब असाइनमेंट किया था तब जो मैक्सिमम एसवी थी उतना ही लोन देगी। यस यस, उससे ज्यादा नहीं देगी। बराबर है। या डिपेंडिंग आपके रिलेशन फिर मैनेजर से कैसे है, कितना पास करवा सकता है वो। हाँ, तो बाकी अगर वो पार्टी ने एसवी लेटर प्रीमियम भरना इसीलिए मंगवा दी। तो अगर हाँ पार्टी ने प्रीमियम भरना स्टॉप कर दिया तो शायद बैंक को इफेक्ट नहीं आएगा, यस फाइनेंशियल इफेक्ट एग्जैक्टली, नहीं कुछ नहीं, आएगा। कुछ नहीं। एग्जैक्टली। यस यस, बराबर है जो बराबर है। दूसरा कोलेटरल लोन आता है ना, वो एसवी अमाउंट पे रहता है। समझ रहे हो? लेकिन जी। कोलेटरल जो असाइनमेंट आप बोल रहे हो ना मैडम, वो मेरे ख्याल से हाँ उतना पॉपुलर पॉपुलर यानी कोई करता नहीं है। जनरली ये कंडीशनल और एब्सोल्यूट दो ही चल रहा है। हाँ, उसको वन टाइप ऑफ उसी का फॉर्म भर के आप वो प्रोसीड करते हो। जो मोस्टली आपके एचएनआई क्लाइंट्स होंगे ना, वो आपसे एंडोमेंट पॉलिसीज जो लेते हैं, वो यही करेंगे। 2 3 4 5 साल जाएंगे ना, तो बैंक उनको ऑफर देती है कि भाई तुम बाहर से पैसा लेते हो, आप मुझे एसबी का लेटर ला के दो, मैं आपको 8% पे 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन करवा देता हूँ। अब उसकी लोन तो एलआईसी की लोन से भी सस्ती हो गई ना। 9.5% एलआईसी में यस से यस एसबी पे लोन ले, इट्स बेटर वो एसबी के सामने बैंक से ले ले, तो सीधा उसका 1.5% बच रहा है ना। यस यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए थोड़ा कंसंट्रेशन मेरा तो यही है कि मैं फाइनेंशियल डॉक्टर वालों को सही सिखाऊं, राइट। लेकिन ऐसे लगता है कभी कोई टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना है किसी को, दो के दे दो, कोई बात नहीं। सो रिकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल डॉक्टर में मैं अपलोड करूंगी। ठीक है जी, विराज जी बोलिए। मैडम, एम्प्लॉय में जो कंडीशनल असाइनमेंट होता है कि किसी मानो एम्प्लॉय ने किसी स्टाफ का लिया, हम्म अनफॉर्चुनेटली मानो 4 साल के बाद 5 साल के बाद उसने छोड़ दिया, तो वापिस मतलब ओनर के पास ट्रांसफर हो सकता है कंडीशनल असाइनमेंट उस में। कंडीशनल असाइनमेंट में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है ना, उसमें टीनर मेंशन होता है कि 5 साल या 4 साल या 3 साल आप इतना जॉब करते हो, उसके अच्छा। बाद पॉलिसी के ओनर आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो वो कंडीशन लिखी होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो कंडीशनल असाइनमेंट होता है उसमें, राइट। तो मान लो आप किसी पर्सन ओके ने छह ओके। साल जॉब की, राइट, इसमें कंडीशनल असाइनमेंट 5 साल का ही था, तो 5 साल के बाद उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई उसको, टीनर ओह खत्म हो चलो। गया, है ना। ओके 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 वो पहले से ही पूरा फॉर्मेट अपने साइन करके देते। ओके ओके। थैंक यू मैडम, ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस?
अनअर्न्ड मदर को पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कमाई, असाइनमेंट में कमाई का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कर सकते हो मदर की सेफ्टी के लिए। जी विकास चंद्र जी। एनी मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स? कंक्लूड करें? यस यस, बहुत सारे डाउट आज मैडम के से, नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए। मैडम आप हैंड रेज नहीं किए। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मेरे हैंड में बोलिए। बन बन कर रहा तो कैसे हम उंगली उठा रहे हैं, बार हाथ उठा रहे हैं, मैं आप देख रहे हैं ना, उंगली देख रहे हैं आप। ओके सॉरी। आप ज्ञान के एक्सट्रीमली खान सॉरी। हैं, फिर भी आप ना उंगली देख रहे हैं ना मेरे हाथ देख रहे हैं। यहाँ और मैं यहाँ हम जो, दिखाई नहीं रहा कि हैंड रेंज कैसे करें, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, नीचे एक एक है ना, ऑप्शन इसलिए अपना होता है हाथ हैंड उठा रेज रहे का। हैं, उंगली उठा रहे हैं। कोई नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं दिखा रहा है मैडम, बहुत बहुत देखे हैं। कोई बात नहीं। मैडम जी, आज तो आपने बहुत अच्छी चीज बताया मुझको। आपने बताया कि पॉलिसी को असाइनमेंट हम बैंक को भी कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष को भी कर सकते हैं, ऐसा बताया आपने मैडम। जी जी ऐसा बताया ना? जी 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 मैडम। जी जी। अब मैडम जी, अगर मान लेते किसी व्यक्ति का हमने असाइनमेंट कर दिया अपना पॉलिसी, है ना, अब हम्म। रिस्क किसका कवर करेगा? वो व्यक्ति को जिसको असाइनमेंट कर दिया, कि उसका करेगा, कि पॉलिसी होल्डर का करेगा? पॉलिसी होल्डर का रिस्क करेगा, पैसा जिसको असाइनमेंट किया है उसको मिलेगा। अच्छा, जिसको पैसा असाइनमेंट का उसको मिलेगा। अब मान लेते हम्म असाइनमेंट की मृत्यु हो गई, असाइनमेंट जिसको किया है ऐसा, उसका मृत्यु हो गई, तब क्या होगा हम्म। मैडम? दो कंडीशन है, अगर एब्सोल्यूट क्या असाइनमेंट असाइनमेंट जिसको है। किया है, असाइनमेंट जो है, समझ गई मैं। मान एब्सोल्यूट लो असाइनमेंट है पॉलिसी तो? होल्डर की, पॉलिसी असाइनमेंट जिसको किया है उसकी मृत्यु हो गई, तो दो प्रकार के असाइनमेंट होते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। मान लो आपने एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया था, तो जो पैसा हम्म, है जिसको असाइनमेंट किया था जी। उसके लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है। और मान लो आपने कंडीशनल असाइनमेंट किया था और हम्म असाइनी की मृत्यु हो गई, तो पॉलिसी का हम्म राइट वापस आ जाएगा असाइनर के पास, हम्म पॉलिसी होल्डर के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा। तो हम किसी किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। दो प्रकार से होता है, एक आपने ठीक है पैसा मैडम उधार जी। लिया, दूसरा लव एंड अफेक्शन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी जी जी। दोनों 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 स्थिति में। हाँ उधार पैसा ही चलता है ज्यादातर, अल्लाह बोला भी चलता है ठीक है। मैडम। ठीक है मैडम, आप ज्ञान के खान है मैडम, बहुत अच्छा थैंक यू। बताते हैं मैडम। दूसरा बेसिक कोर्स ज्वाइन कीजिए, और भी मैडम ज्ञान नमस्ते। मिलेगा। नमस्ते मैडम नमस्ते। जी मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैं हाँ मैडम, मैं पूछ रहा था वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल असाइनमेंट का फॉर्म एक ही है या अलग अलग आता है? फॉर्म क्वेश्चनर में थोड़े डिफरेंस रहते हैं, फॉर्म एक ही आ रहा है, क्योंकि ये मैंने 2-3 दिन 38 पहले और 48 ब्रांच में नंबर भी का है? क्वेरी किया था। हाँ 38-48 नंबर का। हाँ, एम्प्लॉयर एक ही एम्प्लॉय है का ना? बिल्कुल अलग आता है। हाँ 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 हाँ, नहीं एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों के एक ही फॉर्म है ना ऐसा? एक ही आता है, फिलहाल एक ही दे रहे हैं ब्रांच से, और जो मुझे मिला है वो मैं पूरा आपको भेज दूंगी आज। आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है ना, कम्युनिटी में मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ हाँ, कम्युनिटी में। ओके ठीक ओके, है। थैंक यू। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। 10 में से क्या रेटिंग दोगे आज की क्लास को? मेरी खुशी के लिए मत दीजिएगा, अपनी खुशी के लिए दीजिएगा। जी भरत जी बोलिए। मैडम, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। जैसे मानो कि माइनर का जो असाइनमेंट है वो आफ्टर 18 होता है, यस। लेकिन जो मेजर है उसको हमको हाँ। लगेगा भाई चलो मैं अभी मेरे बच्चे के लिए कर रहा है, बच्चा सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा के लिए मैं करूं, तो हम्म मानो मेजर जो ले रहा है वो पहले मानो पापा के नाम पे करे, बाद में मम्मी के नाम पे करे, और बाद में खुद को नाम पे जाए, तो भी हो सकता है हम्म। ना मेजर के केस में? हाँ हो सकता है। तो चलो मम्मी ठीक पापा है। को मैं पूछते अपने उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग करूं। हो सकता है। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके। चंद्रकांत जी अनम्यूट कीजिए। आप हाथ नहीं उठाए सुनील जी की तरह। हाँ सॉरी।
हेलो हाँ हाँ बोलिए। मैडम ने क्या वो अभी दो तीन ने का प्रश्न थे वो समझ गए उनके से समझ बैंक गए। के किए थे वो किए थे। वेरी गुड। हाँ मेरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे को एक बार ओके। वो जी एप्लीकेशन। फाइनेंशियल का एक हाँ एक बार ठीक है। चला के दिखाओ ना सुबह को ठीक है। सुबह ठीक को है। ठीक कितने है। बजे करूँ? सुबह आप मुझे कॉल कीजिए 9:30 बजे, 9:30। चलेगा ठीक ना? है। हम्म। ओके ओके। जी छाया जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अच्छा, ये कॉलिंग फैसिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्टर वालों को है ना, बाकी सभी को नहीं है। छाया जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ગુડ ઇવનિંગ મેડમ. ગુડ ઇવનિંગ। મેડમ જીવન શાંતિ અને જીવન અક્ષયમાં એસાઇનમેન્ટ થઈ શકે આપણાથી? બિલકુલ થઈ શકે। તો સર્ક્યુલરમાં મેં વચ્ચે તપાસ કરી હતી ને તો મને કહ્યું હતું કે જીવન શાંતિ અને જીવન અક્ષયમાં નહીં થઈ શકે એવું કહ્યું મને અસાઇનમેન્ટ. એટલે સપોઝ કોઈએ પોલિસી લીધેલી હોય અને પછી એ મારા નામે અસાઇન કરવી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપું છું કે મારા નામે અસાઇન કરવી હોય તો એ થઈ શકે? એક જ મિનિટ, હું જીવન એક જ મિનિટ ખાલી ચાલુ રાખો હા। હા એક વખત હું કન્ફર્મ કરું છું, જસ્ટ અ મિનિટ। અને હા એ બી અને પ્લાન્સ બીજા આવશે પણ બે એટલે ઇન ક્વેશ્ચન છે. ડિટેલ પ્લાન્સ આવશે ને એટલે ઇન ડિટેલ આપણે શીખીશું આ બધું। हेलो હા મેડમ હા બીજો પણ બીજા બે ક્વેશ્ચન છે મને। જસ્ટ અ મિનિટ, પેલા એક સોલ્વ કરીએ। હા 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 શ્યોર. અસાઇન્ડ બતાવે છે। અસાઇન થઈ શકે છે? કારણ કે હા મેં છે મને ને બ્રાન્ચમાં પૂછ્યું હતું, ઓફિસરને જ પૂછેલું તો મને કહે છે કે જો આ સર્ક્યુલર છે મને ડિટેલ એમને કાઢીને આપી, મને કહે છે કે અસાઇન નહીં થાય પોલિસી તમે આ. એ સર્ક્યુલર મને મોકલજો ને, તે છતાંય હું ક્રોસ ઓકે વેરીફાઈ કરાવી લઈશ। ઓકે। શ્યોર શ્યોર. હા હા. યસ, અને બીજો કોઈ બીજું આપણે ક્વેશ્ચન? એલઆઈસી માંથી હા એલઆઈસી માંથી આપણે લોન લીધેલી હોય તો હમ અને પછી લોન થઈ ગઈ હોય તો ત્યાર પછી આપણે અસાઇનમેન્ટનો પ્રોસેસ કરવો પડે કે એલઆઈસી માંથી જ લીધેલી હોય તો ના કરવાનું હોય? એક વખત તમે એલઆઈસી માંથી લોન લીધી એ પછી તમે એ પોલિસીને અસાઇન નથી કરી શકતા, કેમ કે એ પોલિસી ઓલરેડી તમે એલઆઈસી ને અસાઇન કરી નાખી છે। પણ પછી કરી દીધી છે લોન? હા, લોન રીપેમેન્ટ કરી દીધું છે, બોન્ડ તમારી પાસે પાછું આવી ગયું, પછી તમે ફરી અસાઇન કરી શકો છો। નહીં નહીં અસાઇન નથી કરવાની પોલિસી. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે સપોઝ મેં બ્રાન્ચમાંથી એટલે એલઆઈસી માંથી લોન લીધી છે, હવે હમ મારી પાસે વ્યવસ્થા થઈ અને લોન મેં પે કરી દીધી છે તો એ હમ પોલિસી નું બોન્ડ મારી પાસે આવી ગયું તો એનો પ્રોસીજર કરવો પડશે પછી મારે ના ના, રીઅસાઇનમેન્ટ એ માટે પતી કે ગયું, ચાલશે પતી ચાલે ગયું, ખાલી રીઅસાઇન નોમિનેશન? થઈ ગયું। હા નોમિનેશન પણ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે રાઈટ? યસ યસ। ઓકે. અને બીજું લાસ્ટ સેશનનો એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જે પ્રેઝન્ટેશન જે બતાવ્યું હતું ને એની અંદર જે 12th થી જે વિથડ્રોલ કરવાનું છે ને તો એનો હમ પ્રોસીજર આપણે બ્રાન્ચમાં કરવો પડે આપણે એવરી યસ યર? એક્ઝેક્ટલી। પાર્શિયલ વિડ્રોલ ઓકે. માટે, ફ્લેક્સી હા વિડ્રોલ હા માટે દર વર્ષે એક ફોર્મ ભરીને આપવો પડે। ઓકે એટલે ઓટો રિક્વેસ્ટ ના હોય એમાં? ના, ઓટો રિક્વેસ્ટ ના હોય। ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. વેલકમ સો નાઇસ જી, ઓફ યુ. થેન્ક યુ સો થેન્ક મચ। યુ. ओके माय प्लेजर। ओके सरोज कुमार जी, हाँ आउटसाइड को कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखो मैंने बोला ना, दो चीजें होती है, या तो लव एंड अफेक्शन होगा या आपका होगा आपने कोई पैसा उससे उधार लिया है, उसका कोई एफिडेविट करवा दिया, ठीक है। इसीलिए आप देखो, जब भी आपको क्लाइंट बोलता है ना मेरे को एसवी नहीं मिल रही, मेरे को लोन नहीं मिल रहा, तो पहली चीज हम क्या चेक करने को बोलते हैं डीओ हमको, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, कि पहले चेक करो असाइनमेंट तो नहीं किया,
अगर असाइनमेंट किया होगा तो पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो दोस्तों दिस वाज टुडेज सेशन एंड आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 21,000 आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो आप 4999 में बेसिक कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे भी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। और जो लोग 21 के पे करके भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको उनका फीडबैक लेना हो तो मैं आपको बताऊं। छाया जी क्या फीडबैक है आपका? किसी को मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, राइट। मैडम बहुत अच्छा है मेरा भी, सही में आप बहुत अच्छा सिखाते हो। भरत जी आपका क्या फीडबैक है? जल्दी जल्दी 2 लाइन सिर्फ। ना ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रियली हम लगता है हम डॉक्टर बन रहे हैं। जो हमारे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, बहुत सारे सर्विसिंग के, अंडर राइटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मैडम। और बहुत छोटे छोटे चीज में, मतलब यस यस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। हाँ हाँ, थैंक जो यू, हमारे ध्यान में भी नहीं थे वो। थैंक यू। नरेश जी, जय झूलेलाल। विजय जी, विजय राज जय जी। झूलेलाल। जी जी मैं मैम। तो बस इतना ही कहूँ कि आपका जो नॉलेज और ज्ञान हमको जो मिलता है वो बहुत अद्भुत है। हमको पहले कहीं नहीं मिला। नॉलेज भगवान का, ठीक है, ज्ञान भी जी जी भगवान का। मैं तो कोशिश करती हूँ जितना मैं सीखूं सिखा दूं। बांटने जी से जी। बढ़ता है। हाँ, बांटने से बढ़ता है। बांटने से बढ़ता है, एग्जैक्टली। यस एग्जैक्टली। जी जी जी। छाया जी आपने हैंड रेज किया है। जय जी विजय झूलेलाल। जी, जय झूलेलाल। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थके हुए हो आज बहुत? फील्ड में हाँ थे? थोड़ा सा। जी जी मैम। आवाज लग रही है आज। जी मैडम का जितनी भी क्लासें हैं सारी ज्वाइन करता हूँ मैं, और सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और जो भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, बचा हुआ समय आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। और अपने ज्ञान के साथ में अपनी आय को भी बढ़ाइए। और कम से कम एमडीआरटी से नीचे कुछ भी नहीं सोचना है। सभी को एक टारगेट लेकर के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, हमें तो सिर्फ मैंने भी अपना मैडम के साथ जो कोर्स चल रहा है उसमें एडमिशन लिया है। सिर्फ एक कोर्स की फीस दी, पर उससे कहीं ज्यादा, मतलब 100 गुना नहीं 200 गुना के करीब हमें जितने सेशन हो रहे हैं सारी, मतलब क्लासें अभी भी हम ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ एक एजेंसी लेकर के नाम नहीं करना है, उसके लिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है। और हमारा एक बेसिक नॉलेज जो है वो हर एक टॉपिक का हमारे को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। थैंक यू मैडम, और सभी साथियों माय को, भाई प्लेजर। और बहनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रानी जी आप क्या बोलेंगी? हेलो हाँ जी। जी मैडम। चंद्रकांत जी। हाँ जी। विधवा को नहीं क्या, मैंने मैनेजर से ने कहा एक बार ये के लेते 12.5 लाख की। हम्म। और तुम्हारा ये प्रोग्राम सुन के ने का मैंने फिर से ने का 10 लाख करने का तो ये किया लेता। प्रपोजल पास हो गया जाएगा। वेरी गुड। मेरे वास्ते भी नहीं, ये दूसरे एजेंट के लिए ने का झगड़ रहा था। अच्छा। फिर मैनेजर बोला वैसा नहीं नहीं का विधवा उसका लाइसेंस भी नहीं क्या, सीटी भी है वो पानी वाटर का, फिर क्यों नहीं दे सकते मन। एक लड़का लड़की भी है नहीं क्या। मंगने का वो बोले नहीं का चलेगा, भेज दो दो नहीं का, पुणे में देखा जाएगा, पुणे डिवीजन में। फिर वो पास होकर आई ली वेरी गुड, 10 लाख। वेरी गुड। देखो ये नॉलेज होता है। अगर आपको पता ही हाँ। नहीं है, आपको पता है, मैंने फीमेल अंडर राइटिंग आपको पूरा सिखाया था, राइट, कि अगर ओ हस्बैंड कैपेबल ना हो तो भी, या हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो भी स्पेशल एमएचआर लगता है और वाइफ को मिलता है, राइट। तो आपको नॉलेज होगा तो आप किसी को बोल पाओगे नहीं, आप रखो तो सही, आगे जाएगा तो जिसको नॉलेज होगा वो पास करके भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे? वहां आप वहां से सुन करके वापस चले आओगे अपने घर कि ठीक है, जाने दे, राइट। ये नॉलेज का खेल थैंक है यू मैडम। पूरा। जी।
हो और किसी को कुछ बोलना है या कंक्लूड करें? थैंक यू सो मच यस आपके यस वैल्यूएबल फीडबैक्स के लिए। अर्चना जी कैसे हो? यस मैम। क्या चल रहा है, कैसे चल एक्चुअली रहा है? असाइनमेंट का चालू है अभी। आज एक पेपर दिया है 15 लाख जीवन लाभ, जो लास्ट मंथ में डिस्कस किया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था। अभी आज पेपर दिया पंचिंग को, लेकिन वेरी आएगा। गुड। नॉलेज नॉलेज के साथ में जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब अभी पहले हम लोग कैसे टेंशन में थे कि पॉलिसी आनी चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए, तो वो फोकस हमने हटा दिया है। प्रीमियम आना चाहिए बस उसी के ऊपर फोकस मतलब वेरी गुड। टेंशन में नहीं है, बट होएगा। और अच्छा है, मतलब चल रहे पेपर। आज मैंने भी दो और पेपर एब्सोल्यूट पास असाइनमेंट का भी करवाए। आपने लिया वो, ये टॉपिक भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मार्च आते थे पता चलता है लोन वाले केसेस रहते हैं, कोई पूछने को आता है इंक्वायरी, तो हमको मालूम होना चाहिए। तो लास्ट ईयर मेरा भी एक केस था, उसमें डेथ क्लेम था और पॉलिसी बैंक को असाइन था। यानी बैंक में लोन असाइन कंप्लीट हो गया था, लेकिन बैंक में से पॉलिसी भी दे दी, लेकिन क्लाइंट ने ऑफिस में लाके नहीं किया था, तो उसमें बहुत 2 महीना गया उसका प्रोसेसिंग को। वो बैंक यानी पैसा ले क्लाइंट की नहीं गलती लेती, थी उसकी वजह लेकिन से। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं फिर। हम्म, 2 महीना गया उससे क्लेम सेटल होने को। इसलिए हम्म। प्रॉब्लम, बट ठीक है। अभी पता चलेगा तो धीरे धीरे उसके हिसाब से भी आगे का काम होएगा ही। हम्म। अभी और क्लाइंट थैंक को यू वेरी पहले मच। से ही बोल दो। माय प्लेजर। क्लाइंट को पहले से ही बोल दो कि असाइन कर रहे हो, जब जिस दिन लोन का आखिरी किस्त भरो उस दिन सबसे पहले मेरे को कॉल कर देना, या उसको री असाइनमेंट का फॉर्म दे करके ही रखो। यस मैं यस रहूं या ना रहूं, री असाइनमेंट का ये फॉर्म है, जिस दिन आखिरी किस्त भरो उस दिन ये री असाइनमेंट का फॉर्म भर के किसी भी एलआईसी ऑफिस में चले जाना, सर्विसिंग ब्रांच में चले जाना। राइट। सो सही एडवाइजर की तरह रिएक्ट करो। ओके। यस, चलो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। माय प्लेजर। आप सभी को ढेर अच्छा। विजय जी क्या बोल रहे हैं आप? जी हैंड जी रेज। मैम। एक अभी सेम नॉमिनी वाला एक अभी केस आया मेरे पास, जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन जितनी भी पॉलिसी थी उसमें नॉमिनी में उसके वाइफ का नाम नहीं था। अभी मामला थोड़ा सीरियस है। अभी अभी हम्म। ब्रांच में दिया नहीं है, लेकिन अब दूंगा कुछ राय लेकर के। मैडम कैसे क्या करें? उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन वाइफ का नाम नहीं है नॉमिनी में अभी नॉमिनी में किसका नाम है? पॉलिसीज में। उसके पिताजी का नाम है और उनसे बोलचाल नहीं है। मतलब जो लेडीज है उसके सासू ससुरा जी का नाम है। हाँ, तो वाइफ है ना, ये उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। हाँ, कोर्ट में ही। बाकी तो वो उसके ससुरा जी देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को भी व्यक्तिगत भी बोला था कि हाँ, कुछ तो भी अगर पैसा आता है तो। ये कोर्ट यस, में तो अब चैलेंज क्या होगा, करें और वो। कोर्ट का जो फैसला होगा, क्योंकि देखो हस्बैंड पे वाइफ का पूरा अधिकार तो होगा ना। जी जी फर्स्ट बेनिफिशियरी में गिनी जाती है ना, स्पाउस एंड चाइल्ड। जी जी। ओके। ओके मैम। तो ये कोर्ट थैंक में यू। चैलेंज होगा, कोर्ट का जो सक्सेशन लेटर आएगा अब उसके बाद ही ये क्लेम सेटल होगा। कोर्ट से ओके लेटर ओके भी ओके। चला गया होगा एलआईसी को, क्लेम हाँ, ना वही सेटल समस्या करने है। का। जी जी। अब जब तक वो उन दोनों का समाधान नहीं होता, सक्सेशन लेटर नहीं जाता, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी अब। थैंक यू ठीक है। मैम। थैंक यू। ये लेकिन चल मैडम ऐसे केस शायद। में अगर मीनवाइल दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और तो विड्रॉ कर सकते हैं कोर्ट में से केस। कोर्ट में से विड्रॉ कर सकते हैं, फिर एलआईसी क्या करती है, एलआईसी कंसेंट मांगेगी वाइफ का। हाँ। ठीक है, कि फादर को सेटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अच्छा, ओके। एनओसी लेकिन मांगेगी अगर फिर। अगर कोर्ट के बाहर एलआईसी देगी तो वो तो नॉमिनी को ही देंगी और किसी को नहीं देंगी। ऐसा नहीं होता। अब उसमें एक कंडीशन आ गई कि उसकी वाइफ राजी होगी तो ही आगे काम बढ़ेगा। बराबर है, ओके। अगर वाइफ ने कंसेंट दे दिया कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अरे ये ठीक है। क्या है, सब झगड़े वाली जो भी बात होती है ना, वो थोड़े दिन के बाद में 2 3 4 महीने में ठंडे पड़ जाते हैं दोनों बस पक्ष ऐसा में। ऐसा ही हुआ था, छह जनरली। महीने बाद पार्टी ठंडी हो हाँ। गई थी। यस। इंडेमनिटी फॉर्म भराएगा। हम्म। जी छाया जी क्या बोल रहे थे अब? लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। राइट।
मैडम, हाँ मैडम, ये चैट कहाँ से करते हैं? ये मेरा नहीं होता था, मतलब सेंड नहीं हो रहा। क्या चैट मतलब जो सब करते हैं ना, मतलब जो चैट? नीचे यस मैसेज नो का जो भी बॉक्स आंसर। होगा, चैट चैट लिखा हुआ है, देखो चैट आपके तो लिखा मोबाइल में है बट नीचे वहीं से चैट लिखा मैसेज है। नहीं जा रहा। हाँ तो हाँ बट एंटर वो करोगे मैसेज तो नहीं जा रहा जाएगा। है, मतलब चैट पे मैं टाइप करती, मतलब कुछ टाइप का मशीन, मतलब कीबोर्ड ही नहीं आ रहा। वो मेरे को पर्सनली कभी दिखाना पड़ेगा। सब लोग मैसेज कर रहे हैं, सबका आ रहा है। चैट तो हाँ मतलब इनेबल्ड वही है। मुझे आंसर, हाँ मुझे मैसेज होता है बट मैं नहीं कर पाती, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपका, या पर्सनली मैं किसी दिन जूम कनेक्ट ओके, करके करते हैं, ठीक है। है ना? ओके मैम, थैंक यू सो चलिए, मच, थैंक यू। माय थैंक प्लेजर। यू, हैव गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। थैंक यू सो गुड मच फॉर नाइट, गुड जय ज्वाइनिंग श्री नाइट दिस कृष्ण। सेशन। मैडम। जय गुड श्री नाइट। कृष्ण। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। और आज के फाइनेंशियल डॉक्टर, इसका रिकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल डॉक्टर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट का। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में नहीं है, तो आपको रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे दिख जाएगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो तो यूट्यूब का लिंक भी सभी को शेयर करना। और फिर मिलते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च को बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्टर्स बेसिक पार्ट उसी में कवर होगा, ठीक है। और जो सिर्फ बेसिक्स करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सी यू ऑन 10th मार्च। 10 मार्च को मिलते हैं 8 बजे। ओके, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।